हस्ब तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन वज़ीर आला कैसे तब्दीली का मामला अदालती जंग में बदला और आज पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि कल 4 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लें और इनकी जानिब से हल्फ न लेने की सूरत में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्होंने कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। उनका मौक़िफ़ अदालत में जमा कराया जा चुका है कि एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ और एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हिदायत की कि वो KPK जाएं और आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। बज़ाहिर ये मामला अब हल शुदा लगता है, लेकिन क्या वाकई ये मामला हल हो चुका है? इसके लिए हमें कम से कम कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल पेशावर हाई कोर्ट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत है, जो आज वकील की अदम पेशी के बायस मुलतवी कर दी गई थी। इस दरख्वास्त में JUI ने वज़ीर आला के इंतखाब को ही चैलेंज किया हुआ है। अब देखना होगा कि अदालत इस दरख्वास्त पर क्या कार्रवाई करती है। इस इंतखाब को चैलेंज करने से पहले मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के वज़रा की मुलाकात भी हुई थी, लिहाजा वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मामलात का ऊंट किस करवट बैठता है, और इससे भी अहम ये देखना होगा कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इसमें नई पख्तूनख्वा हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है और वही पॉलिसी किस हद तक विफाक के साथ इनहेरेंट हो सकती है। लिहाजा अगले चंद दिन यकीनन अहम है, इन्हीं दिनों के मुतालिक जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद हैं, कानूनी मामलात हैं, इसलिए इसमें हाफिज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नईम हैदर साहब, सबसे पहले आपसे, अदालत से रिलीफ मिल गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहे हैं हम आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और अदालत में कल पेशी भी है, तो ये रिलीफ हो गया है या आप समझते हैं कि अभी एक और दरिया का सामना है मुनीर मुझको के मिसदाक, अब कल अदालत के मामले के बाद फिर से चीज़ें आगे जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश मुदस्सर भाई, आपने मौका दिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर जो साबका हैं अली मीर गंडापुर साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन सब क्लास 8 के तहत जो इस्तीफ़ा है वो दिया। तो इस आर्टिकल के अंदर पूरे आईन पाकिस्तान के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देगा तो उसे कबूल किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा, तो ऐसा कहीं पर देखा। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो वो अफेक्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये आगे से उज़र बनाना गवर्नर साहब की तरफ से ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इन राइटिंग नहीं भेजा या दस्तखत इनके ठीक नहीं है। आपके सामने है कि पहले भी हाई कोर्ट्स के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफ़े देते हैं या चीफ मिनिस्टर जितने भी गुजरे इस्तीफ़े देते हैं, तो क्या वो हाथ से लिख कर ही सारे इस्तीफ़े देते हैं? और फिर अगर उस उज़र को ना छेड़ा जाए, दूसरे उज़र की तरफ आ जाए, तो उन्होंने कहा जी दस्तखत मैच नहीं होते। भाई दस्तखत किस लिए होते हैं? दस्तखत इस चीज़ के लिए होते हैं कि कहीं पर ऐसा ना हो कि जो है वो यानी जहाँ पर प्रॉब्लम बनाना हो कि बंदा जो है उसकी रजामंदगी ना हो और उसने जेली कर दी हो या किसी और ने कर दी हो। जब चीफ मिनिस्टर चिल्ला के कह रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट बोल रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उसने बात की, उसने अपने वीडियो पैगामात के अंदर कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर आप कौन होते हैं किसी का इस्तीफ़ा आगे से रद्द करने वाले, वापस भिजवाने वाले या उसके ऊपर एतराज़ लगाने वाले? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आइनी बुरान पैदा करने के लिए और उस दरमियान के अंदर जो आइन के अंदर एक जायज़ करार दिया गया है कि अब आप बेशक किसी को ख़रीदें, किसी की कीमत लगाएं, उसको अपने साथ किसी मेंबर को मिलाएं, आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि ख़रीदो फ़रोख्त करके या डरा के धमका के मेंबर्स तोड़े जाएँ, पीपल्स पार्टी की या JUI की या जिसके भी आगे हुकूमत बने, यानी जिसको अवाम ने वोट दिया है वो ना बने बल्कि कोई और हुकूमत बने, डिले किया गया। मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर गवर्नर साहब इस ओहदे के ऊपर रहने के काबिल नहीं रहे, उनको फिल फॉर इस ओहदे से हटना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। और जहां बिलावल साहब खड़े होकर ये तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का आप हेलीकॉप्टर पकड़िए और आप पेशावर चले जाइए, तो पहले 4 दिन तुम सुते सो, पहले आपने क्यों नहीं कहा? आपको नहीं पता कि आपका गवर्नर जो है एक सूबे के अंदर हुकूमत के बगैर यानी वज़ीर आला के बगैर वो सूबा चल रहा है, तो वहाँ आइनी बुरान पैदा हुआ है। रोज़मर्रा के मामला तो आप तो जमहूरियत का नारा मारते थे,
आप तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हैं उनके हवाले से बात करते थे, आप तो अपने नाना की मिसालें देते थे। ये हैं आपके नाना की मिसालें, ये हैं आप आइन के अलमबरदार, ये हैं आप जमहूरियत के अलमबरदार, कि आप ही इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हो के, और नून लीग उसके ऊपर उसने तो बिल्कुल धमालें डाली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये दहशतगर्द आ गया, बिल्कुल इस्तीफा मंजूर नहीं है। पहले तो आप कहते थे कि अली अमीन घर जाओ, तुम एतमाद खो चुके हो, तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम गाली देते हो ऐसे बंदे को। उसने ना गाली दी, उसने बात की सुहेल अफरीदी ने अमन की, उसने बात की पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की की, पाकिस्तान में अवाम की, इस पे उस बात के ऊपर अमन तकलीफ और है। हम इस पे भी बात करते हैं ऑपरेशंस के हवाले से, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट है मामला। लेकिन कानूनी तौर पर एक मामला है, उस पर मैं हाफिज साहब आपकी राय। आर्टिकल 130(8) बड़ी वाजे है, उसमें कोई साइन, कोई चीज़ें, मंजूरी, कोई बात ही नहीं है। तो क्या अब जो एक दरख्वास्त आ गई है पेशावर हाई कोर्ट में, इसके बाद चीज़ समझते हैं कि मामला दोबारा से लटक सकता है और ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, या मामला क्लियर है कि अब वज़ीर आला का हल्फ होना ही होना है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। अप्रैल 2022 से जब से पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन आपको नज़र आई है कि जब आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो ख़त्म किया गया, या उसके बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या रिज़र्व सीट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, तो ये सारे का सारा आपको ये शो करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो अप करना जो है वो एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस बन चुका है। अगर वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है आपको सूट करती है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करें। और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स इस वक्त बैठे हुए हैं इन चीज़ों के अंदर, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये मामलात जो थे ये कोर्ट्स के अंदर नहीं जाने चाहिए थे, या इसको पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए करना चाहिए था, या पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए था, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशन है उसके मुताबिक करना चाहिए था। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि इस वक्त मुदस्सर चार चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि क्या स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकता है, या स्पीकर जो है एक ऐसे सीएम का इजलास बुला सकता है जिसके मुताबिक जो है कि सीएम का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो चुका है और नया सीएम जो है उसको इलेक्ट करना हाउस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या गवर्नर जो है अगर आर्टिकल 103(8) के नीचे जो है रीज़नेबल टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं करता और अपना जो इस्तीफ़ा जो सीएम ने भिजवाया है उसको डी नोटिफाई नहीं करता और उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर कैबिनेट जो है वो डी नोटिफाई नहीं होती, तो क्या दूसरा सीएम जो है उसे इलेक्ट किया जा सकता है? तीसरा सवाल इसके अंदर ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीज़नेबल टाइम किस हद तक लिखा हुआ है? और चौथा सवाल ये है कि जो आज पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो एक फ़ैसला आया है जो आर्टिकल 255 के नीचे किया गया है, जो एक अदालत का फ़ैसला नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस का एक ऐसा मेकनिज़म जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो 26वीं आइनी तरमीम की एक प्रोडक्ट अमेंडमेंट आई है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 255 को अमेंड किया गया था कि जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और उसके बाद पीटीआई के जो गवर्नर थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया और फिर अदालत को ऑन बोर्ड लिया गया और अदालत के बाद जो है मामला गया स्पीकर जो आपके नेशनल असम्बली परवेज़ अशरफ साहब थे और उन्होंने आके जो है इसको चीफ मिनिस्टर से ओथ लिया। और उसके बाद जब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी तो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब फ़ैसला ये था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सूबे का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसे इंटरवीन करना चाहिए और हमें अपने सिस्टम के अंदर मौकरी नहीं बनना चाहिए। अब दूसरा ये है कि क्या जो आर्टिकल 109 है उसके अंदर स्पीकर का कहीं जिक्र है कि वो इजलास बुला सकता है? ना आम सिचुएशन के अंदर ना इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेरोगेटिव जो है या गवर्नर का है या उसके बाद चीफ मिनिस्टर का है जो कैबिनेट के बाद एडवाइस स्पीकर को भेजता है आर्टिकल 109 के अंदर और गवर्नर जो है इजलास बुलाता है और गवर्नर ही इजलास को प्रोरोग करता है। दूसरा ये है कि जब आपका सीएम का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, कैबिनेट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं की गई, तो क्या 130(8) के अंदर जो टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो कैटेगरी के टाइम है।
एक ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस जाती है तो 48 आवर्स के अंदर उस एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है वो एडवाइस जो है वो टेक इन प्लेस हो जाती है। और अगर कोई आपका लॉ का मैटर जो है पार्लियामेंट भिजवाती है या आपकी सूबाई असम्बली भिजवाती है तो 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है जो रिस्पेक्टिव है उनको रिटर्न कर सकता है। अब इस केस के अंदर जो है कि गवर्नर के पास जब रिज़ाइन गया, गवर्नर को डेफिनेटली एक फ़ैसला करना चाहिए था और उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए था जो भी सिचुएशन थी। लेकिन क्या वो सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके अंदर वो टाइम लिमिट क्रॉस की गई जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेंचमार्क है और आपने उसको एब्रप्टली, स्पीकर जो है वो इन प्लेस आता है, आप एक सेशन बुला लेते हैं, उस सेशन के बाद आप ये आते हैं और फिर उसके अंदर फिर आपका आर्टिकल 130(5) आया कि अगर आपका नया सीएम आएगा तो उसका ओथ भी तो गवर्नर ही लेगा ना। अब आप देखें कि अगर ये सारा प्रोसेस इतना ही सिंपल होता तो 130(5) के नीचे गवर्नर जो उसको ओथ ले लेना चाहिए था। अब ये है कि 130(8) के इसमें जी हाँ अच्छा इसमें आप सब मैं क्विकली फिर मैं पंजोता साहब से मैं क्विकली एक चीज इसमें कि इसका मतलब है कि अभी कानूनी मौशगोफियों में मामला मजीद रहेगा या फिर सादा लफ्जों में आवाम के वजीर आला पर कल हल्फ लें चाहे वो कोई भी ले उनका। मैं उसी अब ये अगली चीज जो आई है कि जो आर्टिकल 255 का चीफ जस्टिस साहब ने इन्वोक किया है या पीटीआई वहां पे गई है। आर्टिकल 255 मुदस्सर बुनियादी तौर पे ये है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ओथ लेने से रिफ्यूज करे, और वो आपको सिचुएशन आई थी कि जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को कहा कि आप इजलास बुलाएं, गवर्नमेंट को कहा, नहीं बुलाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट के जो लोग रिजर्व सीट्स के थे वो चीफ जस्टिस के पास गए, चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के बाद गवर्नर जो था उसने हलफ लिया। चूंकि इनके ख्याल के मुताबिक ये था कि ओथ जो है जो मेंबर्स का सिर्फ असेंबली के अंदर आ सकता है, तो आर्टिकल 255 इन्वोक वहां किया जाता है जब वहां पे डिनाई आए। इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने प्री मैच्योर एक ऑर्डर किया है कि रिफ्यूजल की स्टेज नहीं आई, आर्टिकल 130(8) है। और जब आपकी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया जिन पर साहब आप भी लॉयर हैं तो पांचों चीजों को मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को कल डिटरमिन करना चाहिए मुदस्सिर, और 2 बजे तक फैसला करें कि जो भी ये फैसला है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो 4 बजे तक टाइम है, अगर हाई कोर्ट इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करती है तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें नहीं है तो हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।